नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जुलाई में घटी थोक महंगाई। जुलाई में घटकर 14% से नीचे आई सस्ती हुई सब्जियां, लेकिन ईंधन और पावर हुए महंगे। महंगाई दर में गिरावट के बाद भी आपको नहीं मिलेगी राहत। कम बुआई के चलते अब चावल होने लगा है महंगा। सरकार ने 30 अगस्त को राज्यों के साथ बुलाई बैठक। देश में दूध हुआ महंगा। अमूल और मदर डेयरी ने लीटर पर 2 रुपए बढ़ाए दाम। कल से लागू होगी बढ़ी हुई कीमतें। बाजार में बुल्स का जोश है बरकरार। लगातार 6वें दिन बाजार चढ़कर बंद। सेंसेक्स 379 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी 127 पॉइंट चढ़कर 17,825 पर बंद। बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार। आरजेडी के 16 विधायक बने मंत्री तो जेडीयू के 11 विधायकों को मंत्री पद। तेज प्रताप यादव को पर्यावरण मंत्रालय तो डिप्टी सीएम तेजस्वी के पास होगा गृह मंत्रालय। महिंद्रा का ईवी स्पेस में बड़ा दांव। लंदन में पेश की 5 नई इलेक्ट्रिक एसयूवी। 2024 के अंत तक आएगी पहली गाड़ी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन करेगा डीजीसीए का ऑडिट। ऑडिट के बाद एविएशन सेक्टर में भारत की रैंकिंग में सुधार की उम्मीद। अब कंपनियों का एक के बजाय होंगे 2 ऑडिट। अलग अलग ऑडिटर्स से करवाना होगा काम। कॉर्पोरेट घोटालेबाजी की रोकने के लिए सरकार उठा सकती है यह बड़ा कदम। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे महंगाई से, क्योंकि फिलहाल अभी महंगाई से राहत की दूर दूर तक कोई उम्मीद तो नहीं लग रही है। उल्टा अभी आपको थोड़ी और महंगाई झेलने के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। एक तो देश में दूध महंगा हो गया। मदर डेयरी और अमूल दोनों ने दूध महंगा कर दिया। तो दूसरी तरफ चावल में भी धीरे धीरे इजाफा हो रहा है, चावल के दामों में भी। दोनों खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संवाददाता असीम मनचंदा और साथ ही दीपाली नंदा। सबसे पहले दूध की बात कर लेते हैं और जानते हैं दीपाली से इसका क्या कुछ हाल है। दीपाली, क्या हाल है और क्या है पूरी खबर दूध की? देखिए, दूध की अगर हम बात करें तो रोजमर्रा हमारे किचन में इस्तेमाल होने का दूध हमेशा एक मैंडेटरी आइटम रहता है। और अब दोनों ही प्रमुख कंपनियां जो देश की दूध में है वो 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दाम में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं ये कल से लागू हो जाएंगी। अब कौन से राज्य हैं, कौन से शहर हैं जहां पर इन्हें लागू किया गया है, तो मैं आपको बता दूं, गुजरात के अहमदाबाद, सौराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मुंबई और दिल्ली एनसीआर में ये बढ़ी हुई कीमतें लागू कल से हो जाएगी। और ये जो 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है ये क्रॉस द कैटेगरी की गई है, चाहे वो फुल क्रीम हो या फिर टोन्ड हो या डबल टोन्ड हो। हर एक कैटेगरी में 2 रुपए प्रति लीटर ये दूध महंगा कल से हो जाएगा। सबसे पहले अमूल ने ही इसकी ऐलान किया और अमूल के ऐलान करने के बाद ही मदर डेयरी ने भी ये अनाउंसमेंट किया कि 17 अगस्त से वो भी दूध की कीमतें बढ़ाने जा रही है। जो वजह बताई जा रही है इस बढ़ोतरी के पीछे वो इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी को बताया जा रहा है। कंपनियों की तरफ से ये कहा गया है कि जो इनपुट कॉस्ट है वो 10 से 11% तक पिछले 3 से 4 महीनों में बढ़ी है। यही वजह है कि 2 रुपए महंगा दूध कल से होने जा रहा है। जी हाँ, तो महंगाई की एक और मार। और दीपाली से हमने जाना, लेकिन आगे आपको गेहूं के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि इधर गेहूं के बाद अब चावल के दाम भी बढ़ने लगे हैं। दरअसल इस साल कई राज्यों में कम बारिश की वजह से धान की जो बुआई है उसमें लगभग 15% की गिरावट देखने को मिली है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो प्राइस है उसमें इजाफा होगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असीम मनचंदा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। असीम, क्या कुछ है पूरी खबर? देखिए, इस साल मानसून में काफ़ी कमी जो है देखने को मिल रही है। खासतौर पे कि 4 राज्यों के अंदर मानसून में 40 से 50% की डेफिशिएंसी जो है देखने को मिली है। इसमें वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और झारखंड है, जहां पर कि मानसून में काफ़ी कमी जो है देखने को मिल रही है। इसके चलते जो धान की बुआई है वो लगातार जो है पिछड़ रही है। अगर पिछले साल की बात करूँ तो धान में करीबन 15% की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। सरकार ने इसका आधिकारिक डाटा जो है वो भी जारी करना जो है बंद कर दिया। लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए जो चावल के दाम
दाम है वो लगातार जो है बढ़ने लग गए हैं। खासतौर पर जो चावल कंजम्पशन करने वाले स्टेट्स हैं वहाँ पर दामों में बढ़ोतरी जो देखने को मिल रही है। जो तमिलनाडु है उसमें चावल के दामों में 4 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। जो वेस्ट बंगाल है उसमें चावल के दामों में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी जो हुई है और जल्दी ही बाकी राज्यों में ऐसी बढ़ोतरी जो है देखने को मिल सकती है। खासतौर पर कि सरकार ने अब इसको लेकर के एक बैठक जो है वो भी बुलाई है। 30 अगस्त को सभी राज्यों जो चावल प्रोड्यूसिंग राज्य हैं उनके साथ बैठक जो है वो की जाएगी। सरकार इसमें अपना जो टारगेट जो है वो सेट करेगी कि उसको कितना चावल जो है इस बार खरीदारी जो है सरकारी राज्य के लिए खरीदारी जो है उसको जो है करनी है। तो कुल मिलाकर के गेहूं के बाद चावल के दाम जो है बढ़ने लग गए हैं, जो कि आम आदमी के लिए काफी परेशानी का सबब जो है बन सकते हैं। जी हाँ, तो महंगाई की मार का ये डबल अटैक एक तरीके से। बहुत शुक्रिया दीपाली आपका भी, और बहुत शुक्रिया आपका भी असीम तमाम जानकारी के लिए। और दूध और चावल के दाम भले ही बढ़ रहे हों लेकिन आंकड़ों में महंगाई कम होती दिख रही है। जी हाँ, रिटेल महंगाई के बाद अब थोक महंगाई दर में भी गिरावट देखने को मिली है। जुलाई में थोक महंगाई दर 15.18% से घटकर 13.93% हो गई है, जो कि पिछले 5 महीनों में सबसे कम है। जुलाई में खाद्य महंगाई 12.41% से घटकर 9.41% रही, जबकि अंडे, मांस, मछली की महंगाई 7.24% से घटकर 5.55% हो गई। सब्जियों की थोक महंगाई की अगर बात करें तो 56.75% से घटकर ये 18.25% हो गई। तो वहीं प्राइमरी आर्टिकल्स की थोक महंगाई की अगर बात की जाए तो ये 19.22% से घटकर 15.04% हो गई है। और अब बात करेंगे मार्केट की। बाजार में बुल का जोश बरकरार है। तेजी का सिक्सर लगाते हुए सेंसेक्स 379 पॉइंट चढ़कर आज 59,842 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 127 पॉइंट चढ़कर 17,825 पर बंद हुआ। मेटल छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में दमदार तेजी रही। बाजार का पूरा हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, बताइए क्या कुछ हाइलाइट्स रहे आज के बाजार के? देखिए, 3 दिन के एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद मार्केट आज खुले और ट्रंकेटेड वीक में शुरुआत बढ़िया ही देखने को मिली, जहां पे निफ्टी ने 17,800 के जोन्स के ऊपर शुरुआत दिखाई, फिर धीरे धीरे थोड़ी सी बिकवाली आई, लेकिन वापस रफ्तार पकड़ी और 17,850 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर्स जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। 4 महीने की ऊपरी स्तरों पर इंडेक्स रहे। ब्रॉडर बेस बाइंग थी, मिड कैप में खरीदारी थी, स्मॉल कैप में खरीदारी थी। निफ्टी बैंक तेजी में था। रियल स्टेट स्पेस के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही थी। ऑटो, कैपिटल गुड्स, कुछ और ऐसे सेक्टर थे जो कि तेजी के साथ पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में आज बाइंग थी। मेटल खाली इंडेक्स एक ऐसा था जहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, थोड़ा प्रेशर था, लेकिन अदरवाइज आज पूरे ही सेक्टर्स में खरीदारी का जोर देखने को मिल रहा था और इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस तो जोरदार तेजी के साथ कामकाज आज कर रहे थे। जी हाँ, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से सेक्टर्स रहे जहां पर हमें तेजी देखने को मिली और कहां दबाव रहा। देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो आज एएमसी स्पेस में खरीदारी थी। एचडीएफसी ग्रुप आज जोरदार तेजी में था। एचडीएफसी लाइफ 5% की तेजी में, अदानी पोर्ट 4.5% ऊपर, आयशर मोटर 4% ऊपर, बीपीसीएल करीब 3.5% की तेजी यहां देखने को मिल रही थी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में ग्रासिम में प्रेशर था। हिंडाल्को, एसबीआई, भारती एयरटेल करीब 1 से लेकर 2% नीचे जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप गिनर्स में मैक्स हेल्थ केयर आज ब्लॉक डील का असर करीब 400 रुपए के स्तरों पर बंद हुआ। स्कॉट्स कुबोटा 10% ऊपर। हिंदुस्तान जिंक और हनीवेल ऑटोमेशन यहां पर भी 6 से लेकर 7% तक का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में मन्नापुरम प्रॉफिट टेकिंग 3.5% की बिकवाली, मेट्रोपोलिस 2.5% नीचे, जी एंटरटेनमेंट और औरबिंदो फार्मा करीब 1.5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज एफ&ओ गेनर्स की बात किया तो उसमें रियल स्टेट स्पेस में से फिनिक्स मिल्स, शोभा लिमिटेड, ओबरॉय, मैक्रोटेक, ये कुछ ऐसे नाम जो कि जोरदार तेजी में, इनफैक्ट इंडिया बुल्स रियल स्टेट करीब 12-13% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा ऑटो में आज एस्कॉर्ट्स कुबोटा में जोरदार तेजी, बॉश तेजी में, एमआरएफ में खरीदारी, आयशर मोटर, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। और साथ साथ एफएमसीजी में आज लीड कर रहा था यूनाइटेड स्पिरिट्स 3% ऊपर, गोदरेज कंज्यूमर्स, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर जोरदार मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो एफएमसीजी, आईटी, रियल्टी, ये कुछ ऐसे इंडेक्स थे जो कि आज बढ़िया तेजी को लीड कर रहे थे। जी, काफी अच्छे मूड में आज का बाजार, और बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए सुमित आपका। तो ये तो था बाजार का मूड। और अब बात करेंगे एविएशन सेक्टर की। वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अलग अलग एयरलाइंस में आई खराबी के बाद अब एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए का ऑडिट होगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईसीएओ इस साल नवंबर में डीजीसीए का ऑडिट करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, डीजीसीए के ऑडिट के पीछे क्या कुछ वजह है?
जी, दरअसल संयुक्त राष्ट्र की संस्था है आईकाओ, और ये हर 3-4 साल में हर देश में जाके एक एविएशन ऑडिट करती है। और अभी जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस साल नवंबर में भारत के सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA का ऑडिट होगा, और उसके लिए तैयारी भी की जा चुकी है। दरअसल ये जो ऑडिट होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका असर तमाम, क्योंकि सारे जितने भी देश हैं सब पर मान्य होता है। इसकी रिपोर्ट काफ़ी अच्छे से पढ़ी जाती है, और जो एयरलाइंस हैं वो जब अपना एक्सपेंशन करना चाहती है, अलग अलग देशों में ऑपरेशन करना चाहती हैं, तो इस ऑडिट को आधार बनाया जाता है। तो नवंबर में इसके ऑडिट किया जाएगा इस बार DGCA का। उनके अधिकारी यहाँ पे आएंगे, और जो 3-4 जो मुद्दे हैं, जैसे कि एयर ऑपरेशंस हो गया, या फिर एरोड्रम हो गया, या फिर नेगोशिएशन हो गया, या फिर जो इससे जुड़े नियमन है वो सही है या नहीं, इन तमाम विषयों की जो है बारीकी से जांच की जाएगी, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसमें बताना चाहूँगा कि जो आखिरी ऑडिट हुआ था वो 2018 में हुआ था, और उसके बाद जो रिपोर्ट थी वो बहुत अच्छी नहीं थी भारत के लिए। हालांकि उसके बाद भारत ने कई जो क्षेत्र है उसमें सुधार किया, और इसी साल USFA जो एक और बहुत महत्वपूर्ण संस्था है सिविल एविएशन से जुड़ी, उसने भारत DGCA का ऑडिट किया था, और उसमें भारत को अच्छे नंबर मिले थे, बल्कि 90% से ज़्यादा क्षेत्रों में भारत कंप्लाइंट पाया गया था। तो उम्मीद की जा रही है, और जो सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि चूंकि भारत ने पिछले कुछ सालों में कई सारे क्षेत्रों में सुधार किया है, तो चीज़ें बेहतर ज़रूर होगी। जहाँ तक हाल की घटनाओं की बात है, उसके बारे में हमने खुद DGCA से बात करने की कोशिश की, और उनका कहना है कि उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इस ऑडिट पर, खासतौर पर इसलिए क्योंकि ये सारी घटनाएँ रूटीन घटनाएँ हैं, बर्ड हिट की घटनाएं या वेदर से जुड़ी घटनाएं या तकनीकी घटनाएं, ये दुनिया के हर देशों में होती है, और इसलिए उसका बहुत ज़्यादा असर ऑडिट पे नहीं पड़ेगा। लेकिन जो गंभीर घटनाएं हैं, बड़ी घटनाएं हैं, एक्सीडेंट्स जैसी घटनाएं हैं, उस पर ज़रूर आईकाओ की नज़र रहेगी, और कुल मिला के ये देखा जाएगा कि आखिरकार भारत का जो सिविल एविएशन के जो नियम है, या जो ऑपरेशंस हैं, या जो पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, वो सही है नहीं। बिल्कुल, तो बेहतरी के लिए ये ऑडिट, और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रोहन आपका। और अब बात कंपनियों की, क्योंकि अब कंपनियों का एक के बजाय 2 ऑडिटर्स से ऑडिट होगा। सूत्रों के मुताबिक IL और FS और साथ ही DHFL से सबक लेते हुए सरकार सभी कंपनियों के जॉइंट ऑडिट को जरूरी अब बनाने जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है आलोक प्रियदर्शी, जिनसे हम जानेंगे। आलोक, डबल ऑडिट का क्या मतलब है और ये होगा कैसे? देखिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट या फिर आम निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो ऑडिट के नियम है कंपनी के, उनमें बड़ा बदलाव करने जा रही है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार जो कंपनीज एक्ट के तहत स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, उसमें अब किसी भी कंपनी को एक के बजाय 2 ऑडिटर्स की नियुक्ति करनी होगी, और दोनों ऑडिटर्स मिलकर कंपनीज के तमाम जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बही खाते होते हैं, उनकी ऑडिट करेंगे। इसके पीछे सरकार का मकसद यह है कि इससे जो IL/FS या DHFL में जिस तरह की लापरवाही, नेग्लिजेंस या फिर ओमिशन और कमीशन की चीजें देखने में आई, वैसी दोबारा ना हो, और एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर के कामकाज पर नजर भी रख सकेगा। तो इस तरह से एक क्रॉस चेक होने की पूरी गुंजाइश होगी। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा सख्त नियम इस कंप्लायंस को लेकर आ रहा है, उसमें यह है कि कोई भी ऑडिटर जो अपॉइंट होगा कंपनी के ऑडिटिंग के लिए, वो नॉन ऑडिट सर्विसेज जैसे कि HR सर्विसेज होती हैं, पेरोल से जुड़ी सर्विसेज होती हैं, या फिर लीगल या एडवाइजरी सर्विसेज होती है, ऐसी सर्विसेज नहीं दे पाएगा। जो बिग 4 ऑडिटर्स हैं, उनके साथ बहुत सारी ये दिक्कतें सामने आई थी कि वो नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज दे रहे थे, और इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से फेवरिज्म हो रहा था। तो कुल मिलाकर सरकार ये कोशिश कर रही है कि अब कोई भी ऑडिटर नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज नहीं दे पाएगा, इस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इसको लेकर जो लॉ कमेटी की सिफारिश है, उस पर सरकार गौर कर रही है, और इस पर मंजूरी भी दे रही है, और इसके लिए ड्राफ्ट तैयार होगा, और आगामी समय में जो कंपनीज एक्ट है उसमें जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है उसको लेकर नियम बदले जाएंगे, अमेंडमेंट किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आलोक आपका। और अब बात महिंद्रा एंड महिंद्रा की करेंगे, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बड़ा दांव खेला है। कंपनी ने लंदन में 5 इलेक्ट्रिक SUV से पर्दा उठा दिया। ये गाड़ियां 2024 के अंत से बाजार में आना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए महिंद्रा ने फॉक्सवैगन के साथ करार किया है। हमारे संवाददाता दीपाली राणा इस इवेंट के लिए लंदन पहुंची हैं। वहां पर उन्होंने महिंद्रा की नई EV का जायजा लिया। आप भी देखें। तो महिंद्रा अपने इलेक्ट्रिक प्लान्स के साथ, अपनी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी के साथ तैयार है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट महिंद्रा के लिए नया नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बार कंपनी 4 व्हीलर सेगमेंट में धमाल मचाने की पूरी तैयारी में है। आज कंपनी ने यहाँ लंदन में अपनी 4 इलेक्ट्रिक SUVs के कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाया है, और जो पहली 4 गाड़ियाँ होंगी उनको कंपनी
2024 के एंड से लेकर 2026 के बीच में लॉन्च करेगी। तो जो पहली गाड़ी होगी उसका लॉन्च दिसंबर 2024 में होगा। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये है कि महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों में है क्या। डिज़ाइन की अगर बात करेंगे तो जो भी 4 मॉडल्स यहाँ शोकेस किए गए हैं उसमें आपको एसयूविश या फिर कूपेश बॉडी लैंग्वेज दिखाई देगी। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये BE07 है। पहले मैं आपको BE के बारे में बता देती हूँ। दरअसल कंपनी 2 ब्रांड्स के तहत अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च करेगी। एक ब्रांड होगी XUV, दूसरी ब्रांड होगी BE यानी बॉर्न इलेक्ट्रिक। XUV ब्रांड के तहत 2 मॉडल्स आएंगे जिसमें XUV 08 है और XUV 09 है। 08 का सबसे पहले लॉन्च होगा जो होगा दिसंबर 2024 में, और कंपनी की कोशिश यही है कि XUV जो एक पॉपुलर ब्रांड है उस ब्रांड वैल्यू का फ़ायदा उठाकर इलेक्ट्रिक गाड़ी ली जाए। वहीं जो बॉर्न इलेक्ट्रिक है वो ऑल टुगेदर एक नई ब्रांड है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए यूज़ होगी। तो जो BE ब्रांड है उसमें आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो 3 इलेक्ट्रिक ऑप्शंस मिलेंगे, BE05, BE07 और BE09। तो ये BE07 है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जो आप डिज़ाइन देखेंगे इसमें आपको फ्रंट में, रेयर में चंकी बम्पर्स दिखेंगे। इसके अलावा जो डिज़ाइन है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। स्लीक लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है तो ये कहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि क्या इसी तरीके की डिज़ाइन लैंग्वेज होगी। लेकिन हाँ, जो शोकेस किया गया है वो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। इसके अलावा अगर आप उधर देखेंगे तो ये है BE09। ये आपको SUV की बजाय कूपेश बॉडी स्टाइल में नज़र आएगी। आप इसका रेयर देखेंगे, आप इसका फ्रंट देखेंगे, काफ़ी चंकी बॉडी स्टाइल इसका दिया गया है। एक चीज़ और है, अगर आप गाड़ी के हर किसी गाड़ी के तीनों सेगमेंट्स देखेंगे, A पिलर, B पिलर या फिर C पिलर, तीनों में आपको काफ़ी बोल्ड लाइंस नज़र आएंगी, आपको फ्लेयर्ड लाइंस नज़र आएंगी। तो डिज़ाइन तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इन गाड़ियों की रेंज कितनी होगी, क्या बैटरी पैक कंपनी इसमें देगी। तो क्विकली 2-4 डिटेल्स आपको और बता देते हैं। कंपनी ने क्लियर किया है कि 60 to 80 किलोवाट के बीच में बैटरी पैक होगा। इसमें आपको इसमें ये ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन में मिलेंगी और सिंगल मोटर के ऑप्शन में मिलेंगी। जो पावर होगी सिंगल मोटर के साथ वो 225 HP से ज़्यादा की रहेगी। वहीं ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन में जो पावर होगी वो 335 HP से ज़्यादा की रहेगी। और फोक्सवैगन के साथ कंपनी ने करार किया है अपने प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के लिए। जो ये प्लेटफॉर्म है ये MEB प्लेटफॉर्म है फोक्सवैगन का, और इसमें कंपनी अपने इंग्लॉट प्लेटफॉर्म को डेवलप करेगी और इसी प्लेटफॉर्म पे इन गाड़ियों को डिज़ाइन किया जाएगा। तो फाइनली 5 इलेक्ट्रिक SUVs महिंद्रा ने आज अनवील की है, जिसमें से जो पहली SUV है वो होगी XUV 08, जिसका लॉन्च होगा दिसंबर 2024 में। और उसके बाद 4 मंथ से लेकर 8 मंथ्स के डिफरेंस के बीच में कंपनी बाकी 3 इलेक्ट्रिक SUVs को भी 2026 एंड तक लॉन्च कर देगी। बात बिहार की करेंगे, जहां पर नीतीश तेजस्वी सरकार का आज पहला कैबिनेट विस्तार हो गया। राज्यपाल फागू चौहान ने 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। महागठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें होने के चलते कैबिनेट में आरजेडी का दबदबा देखने को मिला। आरजेडी के 16 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि जेडीयू के 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा कांग्रेस के 2, हम पार्टी के एक निर्दलीय विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। सबसे अहम रहा तेज प्रताप यादव का शपथ ग्रहण। उन्हें इस बार पर्यावरण और वन मंत्रालय दिया गया है। इससे पहले जब पिछली बार महागठबंधन की सरकार बनी थी तब उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया गया था। साथ साथ 2 और मंत्रालयों का जिम्मा उनके पास था। इसके अलावा इस बार विभागों के बंटवारे में नीतीश कुमार ने अपनी चलाई है। यह साफ तौर पर पता चला क्योंकि उन्होंने गृह मंत्रालय को अपने पास रखा है। तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। दरअसल नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते ही बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद महागठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाई थी और आज इस नई सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान के जालौर जिले में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। मौत का मुद्दा उठने के साथ ही गहलोत सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने डैमेज कंट्रोल के लिए मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने जालौर में दौरे शुरू कर दिए हैं। आज SC/ST कमीशन के अधिकारी भी हालत का जायजा लेने के लिए जालौर पहुंचे। कल जयपुर में दलित और आदिवासी संगठनों ने अंबेडकर की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन जताया था। दलित छात्र की मौत के बाद कांग्रेस विधायक पानाराम
मेघवाल के बाद अब श्रीगंगानगर जिला परिषद के सदस्य दुलाराम मेघवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं पीड़ित परिवार ने खुद की सुरक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस की मांग की है। वहीं जालौर की घटना पर क्यों बवाल मचा हुआ है, कब थमेगी जातिगत मानसिकता, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर एक बार फिर कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हुई है। यहां पर आतंकवादियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों से पहले उनका नाम पूछा, फिर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग में एक भाई सुनील कुमार भट्ट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना शोपिया के छोटेपोरा इलाके की है, जहां पर आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो वहीं आतंकवादियों की तलाश में सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।